वेलकम गाइस, चैप्टर नंबर 4 क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। आइए कुछ बेसिक्स पहले क्लियर करते हैं। इन द क्लासिकल सिस्टम द कंपोनेंट्स ऑफ कमोडिटी डिमांड लाइक कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। हाउ, अभी दिखाते हैं आपको। वी assume that borrowing consists of selling a standard bond with a promise to pay certain months in future. That means अगर किसी फर्म को बोरो करना है तो वो बॉन्ड्स बेचेंगे, गवर्नमेंट को भी बोरो करना है तो वो बॉन्ड्स बेचेंगे। लेंडिंग कंसिस्ट ऑफ बाइंग सच बॉन्ड्स, और अगर किसी ने पैसे सेव करने हैं, अपना पैसा लेंड करना है तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड बाय कर लेगा और आफ्टर सम टाइम उसको कुछ पैसा विद इंटरेस्ट मिलेगा। इन द क्लासिकल सिस्टम द सप्लायर ऑफ बॉन्ड्स वर फर्म्स, तो मेनली फर्म्स को माना गया है बॉन्ड्स इशू करने के लिए। हालांकि अभी हम गवर्नमेंट को भी इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे एज इशूअर्स ऑफ बॉन्ड्स। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वेरिड इन्वर्सली विद इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियसली आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है। अ फर्म वुड हैव अ नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफरिंग वेरियस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स. It could rank these projects in order of the level of expected profit. The rate of interest represents the cost of borrowing funds to finance these investment project. At a higher interest rate, fewer projects will be profitable net of interest cost. तो हम ये मानेंगे कि कोई भी फर्म जो है उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे वो पैसा लगा सकते हैं, मगर उन्हें पैसा जो है बोरो करना पड़ेगा, और जब वो पैसा बोरो करेंगे तो उस पर उन्हें इंटरेस्ट देना होगा, और ऑब्वियसली जितना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा उतना कम अट्रैक्टिव हो जाएगा उनके लिए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना। ऑन द सप्लाई साइड ऑफ बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट भी सप्लाई करेगी बॉन्ड्स, लेकिन वो एक्सोजीनियस है जिसको हम कह रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, और जो बिजनेस सप्लाई है वो फर्म्स जो बॉन्ड इशू करेंगी वो हैं जो कि आपने अभी देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करेंगी। On the demand side of the bond market are the individual who purchase the bond. Here saving positively depends on rate of interest. Classical economists assume that individuals would take advantage of saving more at high interest rate. तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बॉन्ड में आपको 10% रिटर्न मिल रहा है और वही 10% रिटर्न बढ़कर 12% हो जाता है, तो डोंट यू थिंक एज अ सेवर मेरे लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन, तो मैं ज़्यादा बॉन्ड्स में पैसा डालूंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द क्लासिकल सिस्टम, तो मेरा बच्चा पहले सिर्फ इसको देखो, आई को, ये फर्म्स जो बॉन्ड्स इशू कर रही है, तो मेरा बेटा आप देख लो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बिकॉज अभी आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड में इन्वर्स रिलेशन है फॉर फर्म्स, एंड फॉर सप्लायर्स इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन। ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दिल बाय मोर बॉन्ड्स। तो ये है अगर आप फर्म्स लें। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी ले लेते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स कब होते हैं जब गवर्नमेंट बोरो करे पैसा। गवर्नमेंट बोरो कब करेगी? जब गवर्नमेंट को डेफिसिट हो। गवर्नमेंट डेफिसिट कब? व्हेन जी इज मोर देन टी। तो ये दोनों मिला के बॉन्ड्स हो गए, ये आपका इक्विलिब्रियम, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो सेविंग इज प्लॉटेड एज एन अपवर्ड स्लोपिंग फंक्शन, क्योंकि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेविंग ज़्यादा या बॉन्ड्स ज़्यादा खरीदे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इज नेगेटिवली स्लोप्ड and investment plus government's deficit equals total demand. R naught is the equilibrium interest rate. The interest rate plays a stabilizing role in the classical system. कैसे? मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस कराता हूँ जिसमें मैं ये लाइन प्रूव करूँगा, और ये लाइन अगर पेपर में आ जाए ना इस सवाल दैट प्रूव दैट इंटरेस्ट रेट प्लेज अ स्टेबलाइजिंग रोल इन क्लासिकल सिस्टम, तो आप इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके वो प्रूव करेंगे। तो आइए सबसे पहले ऑटोनॉमस डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो सपोज मेरे बच्चों अर्लियर आई नॉट और एस ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट था से ई। एन ऑटोनोमस डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट शिफ्ट द इन्वेस्टमेंट शेड्यूल फ्रॉम आई नॉट टू आई वन। पीछे से इन्वेस्टमेंट एकदम डाउन हो गई। इंटरेस्ट रेट फॉल्स फ्रॉम आर नॉट टू आर वन। एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट रेट इंड्यूस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट टेक प्लेस। अब जैसे ये आई नॉट आई वन हुआ, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सपोज ये था आई नॉट, ये था एस, बढ़िया सब चल रहा था, ये आपका आर नॉट, ये आपका क्वांटिटी जिसको आप एस नॉट आई नॉट भी लिख सकते हैं। ऑटोनोमस फॉल हुआ इन्वेस्टमेंट में, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया, राइट सर। मेरे बच्चे अगर आर गिरता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, हाँ जी बढ़ती है। तो मेरे बच्चे ये ऐसे देखना, देखो अब यहाँ पर आ गए हो, हाँ जी, ये देखना ध्यान से बेटा, ये हिस्सा ये रेट गिरने से इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, इसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए interest rate falls from R0 to R1. As a result, interest rate induced increase in investment takes place. ये area B. And then interest rate induced fall in saving.
क्योंकि अब आपने पढ़ा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेविंग बढ़ाएंगे, तो इसी प्रकार अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा तो सेविंग घट जाएगी। तो वो ये हिस्सा है मेरे बच्चों, ये देखो, ये सेविंग घट गई यहाँ तक, तो ये यहाँ पर शो किया गया है थ्रू एरिया ए, दिस वन। सो दिस इंटरेस्ट रेट इंड्यूस्ड इंक्रीज इन कंजम्पशन, क्योंकि सेविंग कम हुई है तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, बिकॉज इनकम कुड ईदर बी कंज्यूम्ड और सेव्ड, एंड इन्वेस्टमेंट जस्ट बैलेंसेज एन ऑटोनॉमस डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है, आपका आई घटा था, हाँ जी घटा था, जिससे आरओआई घटा, हाँ जी घटा, आरओआई घटने से थोड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, हाँ जी, आरओआई घटने से सेविंग घटी, हाँ जी, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ी, हाँ जी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी और ये जो कंजम्पशन बढ़ी, इट इज़ इक्वल टू दिस फॉल इन इन्वेस्टमेंट, इसी को बोलते हैं स्टेबलाइजिंग रूल। तो एडी में कोई फर्क नहीं आएगा, एडी के कंपोनेंट सेम रहे, इसलिए वाई भी सेम रहेगा, तो वो क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व, दैट्स वाई वर्टिकली रहेगा। So at the initial equilibrium interest rate R naught, after the fall in investment, the supply of loanable fund exceeds demand, that's why R falls. दो इफेक्ट वही जो अभी पढ़ रहा है आपको, सेविंग फॉल होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा एरिया ए, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एरिया बी, इक्विलिब्रियम इज रीस्टोर्ड एट R1, हियर द इंक्रीज इन कंजम्पशन प्लस द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज A प्लस B इज इक्वल टू ओरिजिनल ऑटोनॉमस फॉल इन इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं जी पॉलिसी इम्प्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। कहता है एट इक्विलिब्रियम ई इंटरेस्ट रेट आर नॉट है, जिसमें सप्लाई डिमांड बराबर है, दैट मीन्स वी आर हेयर, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने अपना डेफिसिट आ गए, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हम भी बॉन्ड इशू करेंगे, तो आपकी बॉन्ड ये जो आई थी ये बनकर हो गई आई प्लस जी माइनस टी, हाँ जी हो गई, तो इक्विलिब्रियम रेट राइज कर गया। अब इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट से अब उल्टा चलेगा, इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाएगी, ये इन्वेस्टमेंट फॉल हो रही है, देखो ये एरिया बी, और इंटरेस्ट बढ़ा है जिससे सेविंग इंक्रीज हो जाएगी, ये देखो ये सेविंग इंक्रीज हो गई एरिया ए, सेविंग इंक्रीज मतलब कंजम्पशन घटना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ही आपका बजट डेफिसिट बढ़ा है, आप ये कह सकते हो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी है, डोंट यू थिंक इससे आरओआई बढ़ गया, इससे इन्वेस्टमेंट कम हो गई, इससे सेविंग बढ़ गई, इससे कंजम्पशन कम हो गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, जितना जी बढ़ा ना, हाँ सर, उतना ही इन्वेस्टमेंट कम हुआ प्लस कंजम्पशन कम हुआ। सो द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट causes a decline in investment from I naught to I1, that is area B, and increase in saving which is equal to fall in consumption A. Thus decline in investment and consumption just balances the increase in government deficit spending. Tax policy डिमांड साइड इफेक्ट, कहते हैं चेंजेस इन टैक्स प्रोड्यूसेस रिजल्ट दैट आर एनालॉगस टू दोज फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फॉर एग्जांपल, बाय इंक्रीजिंग द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड, टैक्स कट वुड इंक्रीज कंजम्पशन। If, however, the government sold bonds to the public for revenues lost by tax cut, here the interest rate rises, inducing a rise in saving, meaning that consumption would fall back. तो वही AD affected नहीं रहेगा. If revenues lost because of the tax cut were replaced by printing new money, then as with an increase in government spending, the money creation would increase AD and the tax cut would cause the price level to rise. Again, though, it would simply be the increase in money supply that affected the price level. The tax cut again have no independent effect on AD. Supply side, mainly ये होता है मेरा बच्चा, ये ध्यान देंगे. Suppose the income tax rates are cut. In the classical model, such a change would have an increase effect on labor supply. कैसे? तो आपको बताते, Part A shows the effect in labor market. A cut in tax rate would increase labor supply because the real wage has increased. It will shift labor supply curve schedule to the right. दिखाता हूँ बेटे, देखो ये लेबर डिमांड, ये लेबर सप्लाई चैप्टर 3 में कराया था, यस सर आपने कराया था। अब मेरा बच्चा टैक्स कटेगा, रियल वेज बढ़ जाएगा ना, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा राजेश, सप्लाई बढ़ जाएगी। जो ही सप्लाई बढ़ी तो आप देखो मेरा बच्चा, आप पॉइंट बी पर आ गए, लेबर की एम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है। तो कहता है इफ़ वी इंक्लूड इनकम टैक्स इन आवर क्लासिकल मॉडल, तो ये इस प्रकार दिखेगा। इसके लिए चैप्टर 3 में आप एक बार देख लें, इनकेस आपने नहीं देखा तो। पार्ट बी शोज एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन, द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम N0 to N1 एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन लेबर सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम, ध्यान देंगे बच्चा, Y0 to Y1। आई शुड हैव थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट काम चला लीजिए। Y0 से Y1, ये A से B थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, कोई बात नहीं जी, माफ़ी। इन पार्ट से इंक्रीज इन सप्लाई डिटरमिन लेवल ऑफ आउटपुट फ्रॉम Y0 to Y1 शिफ्ट वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो अब आप देखो एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया है और प्राइसेस गिर गए हैं। तो यहाँ पे पते की बात क्या है, वैसे तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल रहता है, लेकिन अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट करने हैं तो
Only the supply side factors can do that. This, my dear, is chapter number 4.